हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से माहौल गरमाया हुआ है और आज हम पानीपत में हैं। हमारे साथ हर वर्ग के लोग हैं, हमारे साथ युवा भी है, हमारे साथ सीनियर भी है, जूनियर भी है, लड़कियां भी है, लड़के भी है, युवा भी है, तमाम लोग हैं। इन लोगों की राय जानेंगे आखिर विधानसभा चुनाव 2024 में इनके मुद्दे क्या है। और हम आज की शुरुआत युवा से करना चाहते हैं। क्या नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस है। मुद्दा क्या रहेगा वोट डालने से पहले जहन में क्या मुद्दा आपके? जी, रोजगार में भी, सरकारी नौकरी में जवान, जो हमारी अग्निवीर योजना है उसके बारे में कि अग्निवीर योजना एक तो सही है, एक गलत है। दो रूप देखे जा सकते हैं। एक तो हम इजराइल को देखते हैं कि इजराइल है वो अपने उसमें एक स्ट्रक्चर है कि वहां के हर युवा को, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उसे 3 साल के लिए फौज में भर्ती होना पड़ेगा। जब हम देखते हैं कि उससे एक छोटा सा देश है इजराइल, लेकिन उनकी ताकत बढ़ती है कि उनके देश पे कोई बात आएगी तो उनका हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए बॉर्डर पे खड़ा होगा। जी 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 जी, कुछ वो अग्निवीर का एक अलग मुद्दा है। अब एक ही ऐसा डिपार्टमेंट बचा है जो आज भी पेंशन इनको मिल रही है, और वो है आर्मी। और ये अग्निवीर योजना के तहत ये जो पेंशन स्कीम है, इसको पूरी तरीके से बंद करने की सरकार की एक योजना है। सरकार बोली कि इसके जरिए हम सबको रोजगार दे रहे हो। जब तक 4 से 3-4 साल के अंदर अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन 4 साल एक सैनिक को तैयार करने के लिए काफी नहीं है, पहली बात। दूसरा, 4 साल में सेना के साथ एक व्यक्ति जो जुड़ रहा है वो एक बड़े कॉन्सेप्ट के साथ, जो हमारी आर्मी है। आप देखिए, आर्मी निरंतर कमजोर होती जा रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ आर्मी में भेजेंगे, कुछ हम जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसमें। और पैरामिलिट्री फोर्सेज तो पहले से ही क्राइसिस में है, अब आर्मी को भी उस क्राइसिस में लाना चाह रहे हैं, क्योंकि पेंशन जो है एक बड़ा मुद्दा है। 18-19 साल का जवान आर्मी में जाता है, 38-40 साल तक वो वापस लौट के आता है, और फिर वो कहीं नौकरी करता है, उसको पेंशन भी मिल रही है। सरकार को ये लगता है कि ये जो पेंशन है ये खत्म होनी चाहिए। चलिए, अग्निवीर को लेकर इनकी राय दीजिए। कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जो युवा 4 साल के लिए अग्निवीर बनेगा, अभी केवल सरकार, मुझे लगता है कि लॉलीपॉप दे रही है कि हम आपको 10% आरक्षण भी देंगे। बार बार सरकार अग्निवीर पे अपने बयान क्यों बदल रही है? अगर जब उनको ये था कि इतनी सारी दिक्कतें हैं तो उन्होंने योजना शुरू क्यों की? आप देखिए, जब से अग्निवीर योजना लागू हुई है तब से हर बार कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, हम ये कर देंगे, हम उनको 10% आरक्षण दे देंगे, हम उनको बाद में जो वो आएंगे तो अब बयान ये आया है कि अब उनको पक्की नौकरी देंगे। भाई, जब आपको पक्की नौकरी देनी है तो शुरू में दे दो। आप पहले भी तो 16-17 साल वो एक फौज में काम करके आता था ना, अब बाद में उसको कहीं किसी बैंक में कहीं और नौकरी मिल जाती थी, पर उसको एक पेंशन तो मिलती थी ना। अब अग्निवीर में आप उसको 4 साल के बाद रिटायर करके उसको 1 या 2 लाख या 12 लाख रुपए दोगे तो कब तक वो सर्वाइव करेगा? बिल्कुल, अग्निवीर योजना को लेकर नाराजगी भी है। आप युवा है, मैं पूछूंगा आपके मुद्दे क्या है? कि फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हो या सेकंड टाइम? सेकंड टाइम। तो मुद्दा है कोई आपका, या फिर चेहरा देखकर, या फिर कम्युनिटी जिस हिसाब से हरियाणा में बोला जाता है उस हिसाब से चलेंगे? कैसे चलेंगे? मुद्दा क्या है हरियाणा के मुद्दे के साथ? क्या मुद्दे क्या है हरियाणा के? हरियाणा के मुद्दे है जैसे कि आरक्षण। किसको चाहिए आरक्षण? किसानों को। आरक्षण तो कैटेगरी वाइज है ना लोगों को, तो वो तो मिला है। आपका मुद्दा क्या कि युवा है, आप किस हिसाब से वोट करते हैं? आपको क्या चाहिए? एक युवा को क्या चाहिए? मैं फिर से सवाल पूछता हूँ। राइट्स चाहिए। कैसे राइट्स? कैसे? क्या अधिकार? कौन से अधिकार? शिक्षा का, रोजगार का? शिक्षा और रोजगार दोनों। रोजगार का आप क्या मानते हैं? क्या राइट कैसा चाहिए आपको? युवा के मुद्दे क्या? युवाओं के मुद्दे तो बहुत सारे हैं, किंतु नारी सशक्तिकरण भी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी कम्युनिटी में गर्ल्स को सेफ नहीं सिक्योर होता। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि जो भी सरकार बने कि वो रूल बनाए कि गर्ल्स को सेफ्टी प्रोवाइड हो, कैसे ना कैसे करके। तो युवाओं का मुद्दा एक ये भी है। हमारे साथ नारी शक्ति भी है, आप ही से पूछना चाहेंगे जी, चुनाव में मुद्दा क्या है? लोग तो विकास भी मुद्दा है, किसी का किसान मुद्दा है, पहलवान मुद्दा है, लेकिन आपका क्या मुद्दा है? सर, मेरा मुद्दा है कि जो वर्किंग क्लास है उसके लिए एक ओपीएस बहुत बड़ा एसेट हो सकता है। स्वाभिमान से, इज्जत से जीवन यापन के लिए 60 साल के बाद ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग काफी आप मानते हैं ओपीएस काफी बड़ा फैक्टर रहेगा हरियाणा चुनाव? बड़ा रहेगा। और सर, हम लोग काफी बार धरनों पे भी जाते हैं, हम लोग दिल्ली भी गए हैं, पंचकुला, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगती है। यहाँ तक कि वो सरकारी कर्मचारियों की बात सुनना तक पसंद नहीं करती है। एक्शन तो लेना बहुत दूर की बात है। तो आप खुद सोचिए कि
फिर अगर हम लोग जॉब से रिटायर हो जाते हैं, एनपीएस का हमें कुछ अता पता ही नहीं है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो हम कैसे अपना को सिक्योर माने, कैसे सत्ता उस सरकार के हाथों में दे दें जो सुनना ही नहीं चाहती है कि टीचर्स कह क्या रहे हैं। तो टीचिंग फैटर्निटी में ओपीएस इज ए बिग बिग थिंग, और आई थिंक कि गवर्नमेंट को उसकी तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैम, जैसे एक लड़के ने हमें बोला महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा, क्या वो मुद्दा हो सकता है चुनाव में? बिल्कुल सर, महिला सशक्तिकरण बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पर, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर इतने युवाओं को पढ़ाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, हम देखते हैं हमारे कॉलेज में भी लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम हैं, लेकिन उस कारण से यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं वो ये कहते हैं कि सोसाइटी में हमारी गर्ल्स की सेफ्टी, क्योंकि गवर्नमेंट डिसीजंस नहीं लेती है। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है हरियाणा में खास तौर पर कि तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल। लड़कियों पर खास तौर पर फोकस किया सरकार ने, आप मानते हो? हाँ, ये मैं मानती हूँ कि यहाँ से ही शुरुआत हुई, हमारे पानीपत से ही इस चीज की शुरुआत की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि ओवरऑल हरियाणा में इस चीज को सेफ्टी के ऊपर रूल्स स्ट्रिक्ट बनाए जाएं, ताकि डिसीजन साथ में लिए जाएं। क्योंकि हो जाता है कि आपने बचा लिया, लेकिन उसके बाद अगर किसी ने कुछ सेफ्टी है नहीं, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, तो उसके लिए उसके ऊपर डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। महिला सुरक्षा मुद्दा मानते हैं आप चुनाव में? हाँ, वो मुद्दा है, उसके ऊपर तो आप डिस्कशन कर भी चुके हैं, पर मैं जो मुद्दा लेना चाहती हूँ वो पर्यावरण का है। और पानीपत को सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया है। नो डाउट इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी मूवमेंट्स की जा रही हैं, बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं, हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि पानीपत में वो फॉलो होते हैं। पानीपत में बहुत ज्यादा गंदगी है। आपका मतलब कि जो सरकारें हैं वो पर्यावरण पर ध्यान नहीं देती? नहीं देती हैं, लोकल लेवल पर नहीं देती हैं, बिल्कुल रूट लेवल पर नहीं देती हैं। जहाँ पे अच्छा है वहाँ अच्छा है, लेकिन जहाँ पे नहीं है वहां पे उन्होंने कभी जाके भी नहीं देखा। और जाएंगे, इलेक्शन डेज में जाएंगे, प्रॉमिस करेंगे, लेकिन वो पूरे नहीं होते हैं। इसमें कॉलोनी में चिमनीज इतना ज्यादा धुआं एमिट करती है, आप पीछे जाके देख सकते हो, कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है। वहीं पे ही घर है, वहीं पे ही फैक्ट्रीज है, वहीं पे चिमनी है, सांस लेना मुश्किल हो रखा है। पानीपत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ये चाहेंगे सरकार जो भी काम करेगी हरियाणा के लिए, कि लीडर ऐसा होना चाहिए जो ग्राउंड रूट लेवल पर देखे कि प्रॉब्लम्स हैं कहाँ, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया है, पॉल्यूशन है, या फिर आप लगा लीजिए हर एक वार्ड में जो उनकी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट को, उनको प्रोवाइड करने के लिए ऑफिसेज बने हैं कि नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ जब चुनाव आते हैं उस टाइम पर आप हर जगह जाकर वोट मांगने के लिए आ जाते हैं कि हम करेंगे, मैनिफेस्टो में लिखा है करेंगे, लेकिन उसके बाद वो दिखाई नहीं देते। मैनिफेस्टो में घोषणा जरूर की जाती है, लेकिन धरातल पर होता नहीं। यस, वो दिखाई नहीं देते हैं उसके बाद। अब हम 5 साल की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी जितना कहा गया था उतने उसके बाद वो सोसाइटी में दिखाई नहीं देते हैं लीडर्स। तो ये जरूर है कि इलेक्शंस के बाद भी वो लोगों के बीच आए और उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और उसको सॉल्व करें। तो महिलाओं की राय ये है, पर्यावरण को लेकर भी, नारी सशक्तिकरण को लेकर, नारी सुरक्षा को लेकर भी एक मुद्दा हो रहा है। चलिए कुछ महिला, जी जी। जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो हमारी हरियाणा सरकार है, इतने सारे इन्होंने पोर्टल्स बना दिए कि आपको अपलोड करनी है, पिक्चर्स अपलोड करनी है। चाहे जैसे हमारे कॉलेज में भी हम कहें कि एनसीसी है, एनएसएस है, मतलब सबका ध्यान सिर्फ यह है कि फोटो अपलोड करो। एक्चुअल में काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे गवर्नमेंट को लेना देना नहीं है। और इसके साथ जैसे हम बोलते हैं कि ये फैमिली आईडी या फिर जो पेंशन के लिए जो भी गवर्नमेंट ने पोर्टल्स बनाए हैं, तो इससे एक्चुअल लोगों को तो बेनिफिट हो नहीं रहा जो डिजर्विंग है। लेकिन हरियाणा सरकार बोलती है कि सबको डिजिटल होना जरूरी है। वो लगभग अपने जी जी आ रहे हैं, जी आ रहे हैं। डिजिटल होना तो जरूरी है, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा गलतियां हैं कि जैसे इवन जो लोग अच्छी सैलरीज ले रहे हैं वो बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं साथ में, तो उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि उसको सॉल्व करना जरूरी है। क्या क्या प्रॉब्लम है एक बार बताएंगे दर्शक? हाँ, जैसे जो एक्चुअल लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, उनके आधार कार्ड ही नहीं बन रहे। और मान लो कि जो लोग ओल्ड एज हो गए उसकी वजह से उनके मान लो आई स्कैन चेंज हो गया या कुछ और ऐसे हो गया, तो उनको एक्चुअल बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। तो महिलाओं के अलग अलग मुद्दे, सुरक्षा को लेकर डिजिटल पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, पर्यावरण का भी मुद्दा है। एक मुद्दा जो सबसे बड़ा हरियाणा के अंदर लगातार उठाया जा रहा है, किसानों का मुद्दा, उस पर भी चलिए आप एक सेकंड सर, किसानों का मुद्दा कितना असर डाल सकता है चुनाव के अंदर बात करें? देखिए, अगर हम किसानों की बात करें तो हरियाणा हमारा एक ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा उपज पैदा होती है। हम गेहूं की, गन्ने की या किसी भी जीरी की भी बात करें तो
वो हम सर्वाधिक पैदावार पैदा करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि सर जब वो किसान उसको मंडी में बेचने जाता है तो उसे तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहीं उसको गेट पास की समस्या है, कहीं उसको वो जो मोल भाव है वो करना पड़ता है। सरकार अपना दावे करती है कि हम ये दे रहे हैं, हम एमएसपी में ये दे रहे हैं। लेकिन हरियाणा सरकार बोलती है 22 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, तो उसके बावजूद भी किसानों के अंदर वो नाराजगी क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा फसलों पर हरियाणा सरकार का दावा है कि वो बहुत सी फसलें तो होती ही नहीं हरियाणा में। और दूसरा जो अभी मैडम बता रहे थे ना, पोर्टल की समस्या, इस पे किसान मुद्दे पे। हाँ, पोर्टल की समस्या किसानों के साथ जुड़ी हुई है। आप जब तक पोर्टल पे आपका जो जमीन है वो नहीं आ रही है तो आप अपलोड ही नहीं कर सकते उसको, ना ही आपकी फसल बिकेगी। और ये सबसे बड़ा मुद्दा अगर मेरे हिसाब से अगर मान लिया जाए तो फसल के दाम का हो सकता है, फसलों का उचित दाम मिलना चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार बोलती है सबसे अधिक मुद्दा। अभी देखिए सरकार का देखिए, हम हर फसल पे एमएसपी देंगे। 23-24 फसलों पे बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हमने 23-24 फसलों पे एमएसपी दिया है। पर आप देखिए, चाहे वो गेहूं की फसल है, चाहे वो धान की फसल है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। गांव का बंदा है जो अनपढ़ है, उसको पता नहीं रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। उसको पहले इतने धक्के खाने पड़ेंगे, उसको ये पता करना पड़ेगा मैं अपनी जमीन कहाँ से, मेरी जमीन कहाँ है, उसने ठेके पे दे रखी है, कैसे कर रखी है। और अब दाम की बात कर लीजिए, एमएसपी सरकार कह रही है आज या कल से उनकी जो एमएसपी बोल रहे हैं, तो अभी आज से हालांकि 10-15 दिन पहले से धान मंडी में आना शुरू हो गया है। और लोग इतने किसान इतने परेशान है कि उनको उनकी फसल के मुनाफिक उनके भाव मिल ही नहीं रहे हैं। बहुत सारा नुकसान उसको उठाना पड़ रहा है। और खासकर जो ऐसे किसान हैं जो ठेके पे जमीन लेते हैं, वो 70-80 हजार रुपए का, हमारे हरियाणा में जो पानीपत करनाल का एरिया है या कुरुक्षेत्र यमुनानगर का एरिया है, वहां पर लोग ठेके पे जमीन लेते हैं। उसका जो ठेका वो 1 साल का 80-90 हजार रुपए तक है। और अभी जो मैंने भी किसानों से बात की तो वो कह रहे हैं, मैं भी किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, उसकी जो 1 एकड़ का जो उसकी धान बिकी है उसको 40 से 45 हजार रुपए मिला है। और वो ठेका उसने 1 साल के लिए 80-90 हजार रुपए उठा रखा, तो वो कहां से भरपाई करेगा उसकी। चलिए, किसानों का मुद्दा भी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, फैक्टर काफी बड़ा है। आप भाई साहब किस मुद्दे पर वोट देंगे आप? सर जैसा सर ने कहा कि पोर्टल का मुद्दा है या किसानों का मुद्दा है, सरकार की मेन दिक्कत ही यही है सर। ये चीजों को इम्प्लीमेंट कर देती है, अप्लाई कर देती है, इसको खुद को समझ में नहीं आता कि सर उसको इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे कैसे करना है। चाहे वो पोर्टल हो, हम पोर्टल की बात करें, किसान आंदोलन की बात करें या किसान बिल की बात करें, 3 बिल आए 1 साल 1.5 साल तक हरियाणा में पूरे इंडिया में इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ, फिर बैकफुट पर चली गई। ऐसे एजुकेशन सिस्टम की बात करें, यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। सर इनको खुद को ही नहीं पता असल में पॉलिसी है क्या। इम्प्लीमेंट तो बहुत दूर की बात जब करेंगे जब इनको खुद को समझ होगी। उसमें क्रेडिट स्कोर है, उसमें टाइम टेबल का इशू है, उसमें और अन्य स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, उसमें सब्जेक्ट के मुद्दे हैं। इनको असल में ग्राउंड लेवल पर खुद ही नहीं पता सर कि इम्प्लीमेंटेशन होना किस तरह से है। पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको पॉलिसी बनाने तक का पता है, वो अप्लाई कैसे होगी। सर आप देखिए कितने, चाहे इसमें किसी की भी बात करें, हम ये तो एनईपी है, हम पोर्टल्स की बात करें, हम फैमिली आईडी की बात करें, हम किसी चीज की बात करें, तो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं सर। सरकार तो घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम देती है सर। संकल्प पत्र तो ये होता है कि आप संकल्प ले उसे पूरा करें, लेकिन यहाँ तो सिस्टम ही कुछ और है सर। यहाँ संकल्प लिया जाता है, उसे पता ही नहीं कब पूरा करेंगे। अब रोजगार की बात ले लो सर, हरियाणा में रोजगार की छोड़ो सर, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। एक पर्यावरण हम जहाँ पे मैम बता चुके हैं। बिल्कुल सर, मैं एक और बात बताना चाहूंगा सर। न्यू एजुकेशन पे ये देखिए आप कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2020 जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको लागू कर दिया गया, पिछले साल से वो लागू हो गई। जिन बच्चों ने पिछले साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था उनका पहले सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, और जबकि तीसरा सेमेस्टर लगभग पूरा होने वाला है। तो आप हालात देखिए, इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी। पहले बच्चा केवल 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा था, अब 8 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। पहले लेक्चर 45 मिनट का होता था, अब लेक्चर 1-1 घंटे का है। और आप ये देखिए, गनीमत देखिए कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। पहले सेमेस्टर का रिजल्ट तो पिछले साल लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है उन बच्चों को पढ़ते हुए, अभी तक उनके पहले सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं आया है। तो इंप्लीमेंट उन्होंने कर दी, पर उसके रिजल्ट अभी तक उनको खुद ही नहीं पता है कि वो चल क्या रहा है। चलिए, ये भी एक बड़ा मुद्दा। आपका मुद्दा क्या रहेगा? क्या नाम क्या आपका? सर मेरा नाम राधिका है। सर आप किस तरह से देखते हो मुद्दों को लेकर वोट करनी चाहिए, किस हिसाब से? आप युवा यहाँ पर ना मतलब रोजगार को लेके है कि रोजगार का सरकार वादा तो करती है बट उसे पूरा नहीं करती है कि हाँ भाई मतलब रोजगार करेंगे, मतलब बहुत से रोजगार का वादा करते हैं बट उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन सरकार बोलती है कि बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी दी जा रही है। सर मतलब बिना खर्ची पर्ची दी जा रही है, लेकिन सर बहुत से ऐसे हैं कि भाई उसमें रोजगार होते हैं। कोई तो बोलता है हाँ हम ये करेंगे बट लेकिन ये अपने घोषणा पत्र में बोलते इतने लाख नौकरियां देंगे, क्या विश्वास है नेताओं के घोषणा पत्र पर? बिल्कुल नहीं सर, ये बोलते हैं बस, उसके बाद इलेक्शन खत्म होने के बाद फिर वो सर पूरा नहीं करते। ये युवा के विचार है। घोषणा पत्र तो तमाम पार्टियां कर देती है लेकिन निभाती नहीं।
जी सर जैसे इन्होंने बोला था कि 2022 में इन्होंने सीटी लिया था और बोला था कि हर साल सीटी करवाएंगे, जिसके बेसिस पे हरियाणा में जो ज्वाइनिंग है वो पूरी की जाएगी। लेकिन सर 2022 के बाद अभी तक एक भी सीटी नहीं हुआ है, और अभी जब जैसे इलेक्शन नजदीक आए तो ये बोल रहे हैं कि सीटी करवाएंगे और मतलब ज्वाइनिंग भी देंगे। 2 साल से कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई थी। एग्जाम हुए ग्रुप सी के, लेकिन सर वो मतलब रद्द कर दिए, दोबारा से एग्जाम करवाए। तो ये स्थिति है सर इस सरकार की। अलग अलग मुद्दे हैं। युवा से एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। भाई आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा? बिल्कुल रोजगार का मुद्दा रहेगा सर। रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए क्या? क्योंकि तमाम पार्टियां तो बोलती है कि रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। बोलते तो हैं सर, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे बोलते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। जैसे कि अब आप लगा लो, कोई भी फार्म बोलते हैं कि भाई हरियाणा पुलिस में इतनी पोस्ट निकाल दी, या जैसे अब दिल्ली यूपी पुलिस का था, पोस्ट निकाल देते हैं, स्टूडेंट फार्म भरते हैं, 30,000 पोस्ट निकाल दी, उसमें स्टूडेंट फार्म भरेंगे। जब में पेपर देने जाते हैं तो पेपर लीक, भाई वो वहां जाके बोलते हैं कि लीक भी मुद्दा है, वहां जाके बोलते हैं कि पेपर कैंसिल हो गया। या मतलब उसमें फिर स्टूडेंट को दिक्कत उठानी पड़ती है बहुत ज्यादा। और मतलब पोस्ट अब निकल गई, एग्जाम कभी हो रहे हैं, उसका अगले साल रिजल्ट आ रहा है, तो इसका जो स्टैंड तैयारी करते रहते हैं, फिर उसमें बहुत दिक्कत आती है। मतलब कि युवाओं के उम्मीद पर खरा सरकार नहीं उतरती। रोजगार मुद्दा बड़ा हो सकता है जी। तो भाई ये तमाम वर्ग के लोग हमारे साथ थे। युवा भी थे, सीनियर थे, जूनियर थे, महिलाएं थी, लड़कियां थी, हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद थे। सबने अपनी राय रखी। किसी ने रोजगार को इस चुनाव का मुद्दा बताया, तो किसी ने किसान को मुद्दा बताया, किसी ने पहलवान को मुद्दा बताया। लेकिन अब आखिर देखना यह होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में आखिर सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहता है। पानीपत की जनता की राय तो आपने देख ही ली।